हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल की पॉलिटी की जो क्लास है वो दरअसल में हो नहीं पाई थी। वो इसलिए मैंने नहीं अपलोड की थी क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये था कि अब जो है थोड़ा सा टाइम शेड्यूलिंग में हम परिवर्तित करना चाहेंगे, क्योंकि जो आपकी पॉलिटी की क्लास है वो मॉर्निंग में रखेंगे और ज्योग्राफी की जो क्लास है उसके बाद में, और लास्टली जो आपकी यूपी स्पेशल की क्लास रहेगी वो इवनिंग टाइम में हमने शिफ्ट कर दी है। तो आपको इस शेड्यूल में याद रखना है कि मतलब मॉर्निंग में आपकी मिलेगी पॉलिटी की क्लास, उसके बाद में आपको मिलेगी कौन सी, उसके बाद में आपकी रहेगी ज्योग्राफी, उसके लास्टली इवनिंग टाइम में आपकी रहेगी यूपी स्पेशल की क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को मैंने कल की क्लास में जो पिछली क्लास हुआ करती थी पॉलिटी की, उसमें हमने आपको बताया था कि जो आपका बंगाल का नवाब हुआ करता था सिराजुद्दौला, उसने क्या किया था, 146 लोगों को काल कोठरी की घटना जो हुई थी उस लोग उनको मतलब 23 लोगों की जगह पर 146 लोगों को एक कमरे में या कोठरी में कैद कर देता है, जिससे 123 लोगों की मृत्यु हो जाती है, अंग्रेजों की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में होता क्या है, इससे अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा नाराज होते हैं और मतलब नवाब को भी कहीं ना कहीं धक्का लगा कि मतलब इतने लोगों की हत्या हमारे हाथ से मतलब ऐसे ही कैसे हो गई। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज इस चीज़ का बदला लेना चाह रहे थे नवाब सिराजुद्दौला से। लेकिन हुआ क्या, लास्टली होता ये है कि जब अंग्रेज सिराजुद्दौला सॉरी नवाब सिराजुद्दौला आपका क्या कर रहा था, दरअसल में जब हम बात कर रहे थे नवाब सिराजुद्दौला पर, तो नवाब सिराजुद्दौला क्या कर रहा था तत्कालीन समय में, उसने मतलब 123 लोगों की जो 146 लोगों की जो काल कोठरी की घटना हुई थी, तो उस काल कोठरी की घटना से जो काल कोठरी की घटना हुआ करती थी, उस काल कोठरी की घटना से कहीं ना कहीं अंग्रेज भी प्रभावित हुए और नवाब भी, अंग्रेज व नवाब दोनों प्रभावित थे। क्यों? उसका कारण ये था कि कहीं न कहीं अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ में फोर्ट विलियम किले को बना करके मतलब उसकी घेराबंदी करके कहीं न कहीं मतलब सिराजुद्दौला के साथ में मजाक किया था। और उसने क्या किया, 146 लोगों को 23 लोगों की एक कोठरी में बंद कर दिया और जिससे 123 लोगों की मृत्यु हो गई। इस चीज से दोनों आपस में नवाब थे मतलब नाराज थे, अंग्रेज नवाब व नवाब दोनों क्या थे, नाराज थे, एक दूसरे से दोनों ही नाराज थे। क्योंकि अंग्रेज चाह रहे थे कि हम इस चीज का बदला ले लें नवाब से कि कहीं ना कहीं हमारे इतने लोगों की उसने मतलब इतने लोगों को मार दिया, इस चीज का बदला हम लोग ले लें। और नवाब चाहता था कि इन्होंने हमसे बिना पूछे घेराबंदी की तो की कैसे। लेकिन होता क्या है, इन दोनों ने आपस में कहीं ना कहीं विद्वेष की भावना जो है जागृत रही। और होता क्या है, अंग्रेज जो थे सिराजुद्दौला को देखना नहीं चाहते थे कि मतलब अगर वो गद्दी पर रहेगा तो कहीं ना कहीं हम इस चीज इसको वो नहीं खत्म नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक रणनीति के तौर पर एक चाल चली। अंग्रेजों ने क्या किया, सिराजुद्दौला के नवाब के जितने भी लोग हुआ करते थे अच्छे मतलब उसके जो करीबी लोग हुआ करते थे, उनको मंत्रियों को, उसके बड़े जागीरदारों को, नवाबों को, उसके जो दीवान हुआ करते थे उनको, इन सबको धीरे धीरे कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने अपने पक्ष में मिलाना स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने अपने पक्ष में मिलाना स्टार्ट कर दिया तो वो धीरे धीरे लालच दे करके अंग्रेजों ने उनको मिलाया कि तुमको नवाब बना दूंगा। सेनापति मीर जाफर हुआ करता था, सेनापति मीर जाफर को क्या किया, उन लोगों ने नवाब दिया मतलब नवाब बनाने का लालच दिया कि तुमको हम नवाब बना देंगे। इसी प्रकार कई प्रकार से लोगों को बेवकूफ बनाया मतलब लालच दिया और उनको अपनी तरफ मिला लिया। होता क्या है, अंग्रेजों ने क्या किया उस समय जब मतलब घटना हो रही थी आपकी 146 लोगों वाली घटना हुई थी, उसके बाद में नवाब ने क्या किया, नवाब क्या करता है, नवाब ने फोर्ट विलियम जो किला हुआ करता था,
किले का नाम बदल दिया। फोर्ट विलियम किले का नाम बदल करके उसने क्या कर दिया, अलीनगर कर दिया। तो इसने रखा अपने नाम से, मतलब अलीनगर रख दिया। फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम को इसने नाम दे दिया अलीनगर। अलीनगर जब नाम दे दिया, और यहाँ का जो प्रभारी हुआ करता था, अलीनगर का नाम दे दिया, और अलीनगर का प्रभारी जो है किसको बनाया, अलीनगर का प्रभारी बनाया माणिक चंद को। यहाँ की रियासतों को धीरे धीरे कहीं ना कहीं माणिक चंद को नियुक्त कर दिया, और यहाँ का प्रमुख बन गया माणिक चंद। उसके बाद में होता क्या है, अंग्रेज भी मतलब कहीं ना कहीं गुस्सा थे, और इन दोनों ने क्या किया, आपस में संधि कर ली। और अंग्रेजों ने, और अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था लॉर्ड क्लाइव, नवाब तथा अंग्रेजों के बीच में क्या होता है, नवाब तथा अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था एक, जिसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था क्या, लॉर्ड क्लाइव। इन दोनों लोगों के बीच में अलीनगर की संधि होती है। कहाँ की, यही वाला जो अलीनगर सिराजुद्दौला ने बनाया था, वहां की संधि हो गई। इन दोनों के बीच में संधि हुई। इस संधि में था क्या, इस संधि में प्रस्ताव यह था, प्रस्ताव क्या था, मतलब इस संधि में बात क्या कही गई थी, बात यह कही गई थी कि नवाब को मिलने वाली सुख सुविधाएं, कि मतलब नवाब को मिलने वाली सुख सुविधाएं नवाब को मिलने वाली सुख सुविधाएं अब अंग्रेजों को भी देनी पड़ेंगी। क्या, अब अंग्रेजों को भी देनी पड़ेंगी, अंग्रेजों को भी देनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं नवाब जो है इस चीज से नाराज हुआ करता था। नाराज हुआ क्योंकि जब आप लोग जान रहे हैं कि नवाब तो नवाब है, नवाब को तो मिलनी चाहिए ही चाहिए वो सुविधाएं, लेकिन अंग्रेजों को क्यों मिलनी चाहिए। अंग्रेजों ने इसी के तहत एक संधि करी, अलीनगर की संधि, और अलीनगर की संधि के तहत इनकी जो नवाब को मिलने वाली जो सुविधाएं हुआ करती थी, सुख सुविधाएं, वही जो सुख सुविधाओं का उपभोग करने के लिए, वही सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने संधि करी। और नवाब से कहा कि ये मतलब जितनी भी आपको सुख सुविधाएं मिल रही हैं, जितना भी आपको ऐशो आराम मिल रहा है, वो सब हमें भी चाहिए, वो सब हमें भी मिलना चाहिए। तो ऐसा होता है। आगे चल करके हुआ क्या, देखिए इस संधि से कहीं ना कहीं परेशान हुआ आपका नवाब। नवाब सिराजुद्दौला तथा नवाब सिराजुद्दौला अलीनगर की संधि से, क्या, अलीनगर की संधि से, सॉरी, अलीनगर की संधि से, संधि तथा अंग्रेज क्या थे, अंग्रेज कालकोठरी की घटना से नाराज थे। मैंने जो बताया आपको, कालकोठरी की घटना, उस घटना से अंग्रेज नाराज थे। दोनों आपस में क्या थे, नाराज थे एक दूसरे के प्रति। दोनों आपस में क्या थे, एक दूसरे के प्रति कहीं न कहीं नाराजगी का भाव रखते थे। मतलब ये आपस में नाराज थे। ठीक है, ठीक, तो ये दोनों नाराज थे। बात ये हुई कि जब उन्होंने अपनी मतलब इस संधि को किया था,
उस संधि के तहत नवाब को जो मिलने वाली सुख सुविधाएं थी, अगर उसने मांग ली थी तो उसको ये कैसे दे देता नवाब, ये बताइए। पहले बात ये हुई, मैंने बताया आपको कालकोठरी की घटना जो हो चुकी थी, कालकोठरी की घटना से अंग्रेज और वो नवाब दोनों ही नाराज थे पहले से ही। अब ये अंग्रेजों ने ये संधि भी कर ली, जिससे सिराजुद्दौला नाराज हो गया। इन्होंने क्या किया, फोर्ट विलियम किला जो हुआ करता था, उस किले का नाम बदलकर इन्होंने, नवाब ने, अलीनगर रख दिया। जब फोर्ट विलियम का नाम अलीनगर हो गया तो वहां का जो प्रभारी हुआ करता था, वहां का प्रभारी माणिक चंद को नियुक्त कर दिया इन्होंने। किसने, नवाब ने। फिर अंग्रेजों ने एक अलीनगर की संधि की और कहा कि जो भी नवाब को सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही वो हमें भी मिलनी चाहिए, ऐसा नवाब से मतलब उन्होंने संधि में कहा। लेकिन नवाब इस चीज से नाराज हो गया कि कहीं ना कहीं हम अपनी सुविधाएं तुमको कैसे दे सकते हैं, और नाराज इस चीज से हो गया। और अंग्रेज जो है इस बात से तो पहले से ही नाराज हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने हमारे 146 लोगों में से 123 लोगों को कहीं ना कहीं इनके द्वारा ही मृत्यु दंड दिया गया है। होता क्या है, इन दोनों की नाराजगी का एक बड़ा ही मुद्दा सामने निकल कर आता है। दोनों की नाराजगी से के कारण क्या होता है, दोनों की जो नाराजगी के कारण कहां पर दिखाई देगी, दोनों की नाराजगी के कारण बंगाल के नादिया जिले, कहां पर, जो बंगाल हुआ करता है आपका, बंगाल के नादिया जिले, कौन सा जिला, नादिया जिले, ठीक। बंगाल के नादिया जिले में क्या होता है, इन दोनों की, बंगाल के नदिया जिले में एक नदी है आपकी भागीरथी नदी। भागीरथी जानते हो, गंगा का दूसरा नाम है। भागीरथी नदी के तट पर होता क्या है, तट पर इन दोनों की सेनाओं में आपस में बीच में क्या होता है, युद्ध हो जाता है। नदी के तट पर, नदी तट पर कहां पर, प्लासी नामक स्थान पर, सुना है ना प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में होता क्या है, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध होता है। अब जब प्लासी का युद्ध हुआ तो प्लासी के युद्ध में नवाब के पास बहुत सारी सेना थी। मैंने आपको बताया कि इसके जो मेन आदमी थे, अंग्रेजों ने अपनी ओर खींचना, आकर्षित करना स्टार्ट कर दिया। इसके मेन आदमियों में से, मतलब व्यक्तियों में से, सेनापतियों में से नवाब के कौन कौन से हुआ करते थे, उनके बारे में हम जानते हैं। देखिए, नवाब के पास में हम बात करते हैं जब, तो नवाब के पास में काफी ज्यादा बेहतर सेना हुआ करती थी। इन लोगों ने क्या किया था, पहले इस चीज को लिख लीजिए। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने नवाब के कितने, किस किस को मिला लिया इन लोगों ने, अंग्रेजों ने, इनका जो सेनापति हुआ करता था उसको सबसे पहले इन लोगों ने मिला लिया। सेनापति मीर जाफर, मीर जाफर। इनका एक मंत्री हुआ करता था राय दुर्लभ। आपका जो अलीनगर का प्रभारी हुआ माणिक चंद, इसको मिला लिया इन लोगों ने। और इसी में एक आता है खादिम खान करके, खादिम खान, इसको भी मिला लिया। कौन कौन हुआ, सेनापति मीर जाफर हो गया, खादिम खान, राय दुर्लभ और माणिक चंद, तथा अमीर चंद हुआ करता था, अमीर चंद, अमीर चंद।
चंद को अपने पक्ष में मिला लिया। किसने? अंग्रेजों ने लालच देकर अपने पक्ष में मिला लिया या कर लिया। जब इन्होंने अपने पक्ष में कर लिया इन सबको, इसको सेनापति मीर जाफर हुआ, माणिक चंद हो गया, आपका राय दुर्लभ हो गया, अमीर चंद हो गया, इन सबको मिला लिया आपस मतलब अपने पक्ष में। किसने? अंग्रेजों ने अपने पक्ष में कर लिया, क्योंकि इन्होंने लालच दिया कि तुमको मंत्री बनाएंगे, तुमको नवाब, इनको बनाने के लिए नवाब बताया गया था। इन्होंने तो नवाबी के चक्कर में अंग्रेजों की ओर चले गए, ये मीर जाफर आपके। लेकिन इसको नवाब बनाते हैं, नवाब बनाने के बाद में इसको कठपुतली नवाब बनाएंगे। कठपुतली नवाब बनते ही ये कहीं न कहीं बाद में परेशान होगा और डचों से सहायता मांगेगा, और डचों से सहायता मांगने के बाद में डचों से अंग्रेजों का युद्ध होगा 1759 में, बेदरा का युद्ध, और डच उसमें पराजित हो जाएंगे। फिर इसको नवाबी इसकी हट जाती है। अभी मैं बता रहा हूँ, बात ये हो गई। यहाँ तक इन लोगों ने क्या किया, मीर जाफर इन सबको अपने पक्ष में कर लिया। होता क्या है, इसको थोड़ा सा मिटाते फिर उसके बाद में बताते हैं आपका प्लासी का युद्ध। मैंने बताया दोनों की नाराजगी के कारण बंगाल की नदिया जिले में एक भागीरथी नदी के तट पर प्लासी नामक स्थान पर एक युद्ध होता है। उस युद्ध की जब हम बात करते हैं, इससे पहले नवाब के मैंने बात किया, इससे पहले जो नवाब के कुछ लोग हुआ करते थे, इनके विभिन्न लोगों को इनको मिला लेता है। सेनापति जैसे हो गया माणिक चंद हो गया, अमीर चंद हो गया, खादिम खान हो गया, राय दुर्लभ हो गया, इन सबको क्या करते हैं अंग्रेज लोग, मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद में होता क्या है, जब इन्होंने अपनी ओर मिला लिया तो युद्ध हो गया। जब प्लासी का युद्ध हुआ, क्या प्लासी का युद्ध होता है आपका, प्लासी के युद्ध में नवाब था अपनी तरफ, एक तरफ तो नवाब था, एक तरफ नवाब हुआ करता था। कौन हुआ करता था? नवाब। दूसरी तरफ कौन था? अंग्रेज हुआ करते थे। एक तरफ नवाब, दूसरी तरफ अंग्रेज। नवाब के पास में 50,000 प्लस सैनिक थे। कितने? 50,000 प्लस सैनिक थे, समझ लीजिए। इनके पास 50,000 प्लस सैनिक थे। और इन्होंने क्या किया, इनके पास कौन था, इनके पास कितने? 1100 सैनिक अंग्रेज हुआ करते थे। अंग्रेज 200 सैनिक भारतीय हुआ करते थे। 200 है कि 300 पता नहीं, या अभी बता रहा हूं, 200 या 300। 200 सैनिक भारतीय और कुछ इनके पास बंदूक वाले सैनिक हुआ करते थे, जिनके पास बंदूक हुआ करती थी। मात्र इतने ही अंग्रेज हुआ करते थे। कितने? यूरोपीय सैनिक। ठीक है, इतने सैनिकों ने, मात्र 1100 अंग्रेज सैनिक या यूरोपीय सैनिक हुआ करते थे, और 50,000 की नवाब की सेना को मात्र कुछ ही क्षणों में जो है तहस नहस कर देते हैं। और ये जो सेना है इसकी हार हो जाती है, क्योंकि इसके सभी मंत्री, जो आपका सेनापति होता है, सेनापति जो मीर जाफर हुआ करता था, मीर जाफर ने कहा नवाब आप रहने दीजिए लड़ने को, हम ही देख लेते हैं। क्या? हम ही देख लेते हैं। और जैसे ही ऐसी बात सुनी नवाब ने, और आगे बढ़कर के इसने क्या किया, हाथ मिला लिया था अंग्रेजों से पहले ही, और इसको क्या किया, नवाब ने कुछ ऐसा शक किया तो नवाब यहाँ से भाग गया। और भाग करके कहां पर सैनिक मतलब सहायता लेकर के चक्कर के मुर्शिदाबाद, क्या करेगा, यहाँ से भाग गया। इसकी हार हो जाती है, अंग्रेज क्या होते हैं, ये जीत जाते हैं। अब समझ लीजिए कि मतलब कितने कम सैनिक हैं और 50,000 यहाँ पे ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि उनके पास रणनीति अच्छी थी, इसीलिए वो जीत गए। अब नवाब का क्या होगा, नवाब तो भागा वहां से। नवाब भागने के बाद में कहा चला गया, युद्ध स्थल से नवाब भागा और नवाब चला गया मुर्शिदाबाद।
नवाब को सच्ची खबर लगने पर, सच्ची खबर या सच्ची बात पता चलने पर या सच्चाई पता चलने पर क्या किया, नवाब मुर्शिदाबाद के मुर्शिदाबाद नवाब कहाँ चला गया, मुर्शिदाबाद चला गया। जब नवाब मुर्शिदाबाद चला गया तो मुर्शिदाबाद में मीर जाफर जो सेनापति हुआ करता था उसका बेटा वहां पे रहता था। मीर जाफर के बेटे ने क्या किया, वहां मीर जाफर के बेटे मीर जाफर के बेटे क्या नाम था उसका, मीरर ने नवाब की हत्या कर दी। कौन था नवाब, नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। यहां पर किसने कर दी, मीरर ने। जब मीरर ने हत्या कर दी तो नवाबी किसको मिलेगी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों ने क्या कहा था कि नवाब कौन बनेगा, अब तत्पश्चात कौन बनेगा, मीर जाफर नवाब बना। मीर जाफर नवाब बना। नवाब बना, इसने क्या किया, बहुत सारा क्षेत्र अंग्रेजों को लुटाया और अपने राज्य का विशेष भाग दे दिया। और अंग्रेजों ने मनमानी ढंग से क्या किया, इसके ऊपर नियंत्रण किया और इसने बहुत सारा धन अंग्रेजों को गवा दिया। होता क्या है, धन देते देते ये भी परेशान हो जाता है, अंग्रेजों की मांगे पूरा करते करते ये भी परेशान हो जाता है। कहीं ना कहीं इसको भी लगने लगता कि यार बेकार ही नवाब बन गया, इससे अच्छा सेनापति ही सही हुआ करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, जब ये परेशान हो गया तो इसने क्या किया, परेशान मीर जाफर ने क्या किया, परेशान मीर जाफर ने किससे, डचों से सहायता मांगी, डचों से सहायता ली। डचों से सहायता मांगी। डचों से जब सहायता इसने मांगी तो डचों ने क्या किया, अंग्रेजों के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने डचों को 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में, कहां पर, बेदरा के युद्ध में पराजित कर दिया। क्या किया, डचों को बेदरा के युद्ध में पराजित कर दिया। उसके बाद में डचों का कोई वैसा मतलब वो प्रभुत्व नहीं बचा और डच धीरे धीरे समाप्त होते चले गए। अब हुआ क्या, 1760 में, 1759 में डचों को हरा दिया इन लोगों ने। अब 1760 में मीर जाफर को हटा दिया गया उसकी नवाबी से। मीर जाफर को नवाबी से हटाकर उसके दामाद, किसको,
कासिम को नवाब बनाया गया। किसको? मीर कासिम। देखिए मीर कासिम को क्या बना गया? नवाब बनाया गया। जब इन लोगों ने मीर कासिम को नवाब बनाया तो मीर कासिम ने क्या किया? मैंने बताया आपको, नवाब को सच्ची खबर लगने के कारण मुर्शिदाबाद भाग गया वो, और मुर्शिदाबाद भागने के बाद में वहां उसका बेटा हुआ करता था सेनापति मीर जाफर का। मीर जाफर के बेटे ने नवाब की हत्या कर दी। उसके बाद में नवाब कौन बनेगा? आपका अंग्रेजों के कहे अनुसार मीर जाफर बना। और मीर जाफर भी कहीं न कहीं अंग्रेजों के साथ में इतनी उनकी मदद करते करते कहीं न कहीं परेशान हो जाता है। अंग्रेजों की मांगे पूरी करते करते वो भी परेशान हो जाता है। उसके बाद में वो भी क्या करता है? डचों से सहायता मांगा, और डचों से सहायता मांगने के कारण डचों की भी मतलब हार हो जाती है। बेदरा के युद्ध में 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको? डचों को भी हरा दिया। हराने के बाद में जो नवाबी का पद हुआ करता था इसके पास से छीन लिया और इसको हटा दिया। अब देखिए हुआ क्या उसका, कहीं न कहीं सब कुछ बराबर हो गया ना। मीर जाफर का कोई मतलब नहीं रहा उसका नवाब बनने का, इससे अच्छा तो वो सेनापति ही ठीक था। लेकिन लालच के चक्कर में उसका बेकार हो गया। बात यह हुई कि उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने 1760 में नवाब किसको बनाते हैं? उसके दामाद, मीर जाफर के दामाद को, जिसका नाम था आपका मीर कासिम। जब मीर कासिम नवाब बन गया तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का इंसान था। इसने क्या किया, अपनी राजधानी जो बांग्लादेश में ढाका हुआ करती थी, जो आज की वर्तमान ढाका है, राजधानी भी है बांग्लादेश की आज, इसने क्या किया, माफ कीजिए लाइट चली गई थोड़ा सा। तो हम दोस्तों बात कर रहे थे इसमें कि मीर कासिम जो है जैसे ही नवाब बना, तो जैसे ही नवाब बनता है तो इसने राजधानी को क्या कर दिया दोस्त, चेंज कर दिया। इसने राजधानी इसकी राजधानी हुआ करती थी पहले बंगाल की ढाका। ढाका से बदलकर मैंने आपको बताया था पहले पिछले वीडियो में, तो इसने क्या कर ली थी, मुंगेर को राजधानी बना लिया था। मुंगेर को बनाया। तब जब इसने राजधानी मुंगेर को बना लिया तो उसके बाद में ढाका से तो इसका जो ज्यादातर चीजें थी वो समाप्त हो गई यहाँ से। बात यह हो गई कि जब इसने ढाका से राजधानी को चेंज कर लिया, क्योंकि ये ढाका जो हुआ करता था तो कहीं ना कहीं समुद्र के पास में हुआ करता था। तो अंग्रेज कहीं ना कहीं समुद्री सेना में उनका बढ़त हासिल थे, उनको कहीं ना कहीं सैन्य प्रशिक्षण उनको अच्छे से हुआ था। इसलिए इसने क्या किया, मीर कासिम ने यहाँ से अपनी राजधानी चेंज करी और आपकी मुंगेर कर ली, जो कि आज बिहार का एक जिला हुआ करता है। तो बिहार में राजधानी बना ली मुंगेर में। तो इसने सोचा कि अगर यहाँ राजधानी रहेगी तो काफी दूरी वहां से रहेगी, तो इतना हमें थोड़ी सी सहानुभूति रहेगी कि कहीं ना कहीं आक्रमण इतनी जल्दी आसानी से अंग्रेज लोग नहीं कर पाएंगे। इसने क्या किया, जब राजधानी इसने चेंज करी तो अंग्रेजों ने फिर से इसको परेशान करना स्टार्ट कर दिया। और परेशानी में इसने क्या किया, इसी परेशानी के चलते इसने क्या किया, सबसे पहले आपका अवध के नवाब तथा मुगल बादशाह से, किससे, मुगल बादशाह से सहायता मांगी। तो इन लोगों ने क्या किया कि कहीं ना कहीं ये लोग सहायता देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लोग जब सहायता देने के लिए तैयार हो गए मीर कासिम के लिए, तो जब अवध के नवाब हुआ करते थे, पहले नंबर पर ये 3 लोग हो गए। अब होता है इन लोगों के साथ में बक्सर का युद्ध। वर्ष 1764 में ये लोग जब सहायता मांग करके आता है
तो वर्ष 1764 में आपका क्या होता है, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है दोस्त, बक्सर का युद्ध हो गया। तो बक्सर के युद्ध में होता क्या है, अंग्रेजों की तरफ से केवल अंग्रेज हुआ करते थे, इनकी तरफ से पहले नंबर पर बंगाल का नवाब हुआ करता था, स्वयं बंगाल का नवाब कौन था, बंगाल का नवाब हुआ करता था, वो स्वयं इसने युद्ध लड़ा, इसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम स्वयं था इसमें। दूसरे नंबर पर अवध का नवाब था, जिसका नाम था, मैंने इस युद्ध का पहले भी एक बार जिक्र किया है, अवध का नवाब हुआ करता था, जिसका नाम था आपका सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला, समझ गए, सुजाउद्दौला था। इसके साथ में मुगल सम्राट हुआ करते थे, मुगल सम्राट, जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। तो इन तीनों लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों की सेना के साथ में लड़ाई करी। कौन सा, बक्सर का युद्ध लड़ा। जब बक्सर का युद्ध इन लोगों ने 1764 में लड़ा, तो अंग्रेजों की तरफ से कौन था, अंग्रेजों की तरफ से उनका एक सेनापति हुआ करता था, जिसका नाम था आपका हेक्टर मुनरो। जब हेक्टर मुनरो ने क्या किया, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, आपस में युद्ध होता है, और इनकी क्या हो जाती है, अंग्रेजों की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है, और इनकी क्या होती है, तीनों सेनाओं की क्या हो जाती है, हार हो जाती है यहाँ पर। तो जब ये तीनों सेनाएं, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल बादशाह हार जाते हैं आपके, तो इन तीनों ने क्या किया, इनकी तो हार हो गई और इनकी क्या हुई, जीत हुई। बात ये यहीं पर नहीं रुकती है, उसके बाद में होता क्या है, मैंने बताया 1760 में मीर कासिम जो है नवाब बनता है, क्योंकि उसका जो दामाद बनता है, अब इसका जो ससुर हुआ करता था मीर जाफर, उसको हटा दिया अंग्रेजों ने, क्योंकि उसने चालाकी की थी कहीं न कहीं, किससे, जजों से सहायता मांगकर। और अवध के नवाब मुगल बादशाह से इसने क्या किया, इसने राजधानी को पहले चेंज किया, राजधानी ढाका से कहाँ चेंज करके ले गया, मुंगेर, मुंगेर को। फिर उसके बाद में इसने क्या किया, दोनों लोगों से सहायता मांगी। बंगाल का नवाब स्वयं जिसमें युद्ध में रहा, जिसका नाम था मीर कासिम, ये तो नवाब हुआ ही करता था अवध के नवाब से, और मुगल बादशाह से, शाह आलम द्वितीय से सहायता मांगता है, और अवध का जो नवाब हुआ करता था सुजाउद्दौला, इससे सहायता मांगी। इन दोनों ने सहायता देने के लिए तैयार हो गए, और सहायता के रूप में इनसे क्या हुआ, अंग्रेजों का एक सैन्य अधिकारी, सेनापति हुआ करता था हेक्टर मुनरो, उसके साथ में इन तीनों लोगों का युद्ध होता है। इस युद्ध में विजय के कारण अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को 200 वर्षों तक गुलामी इनके माथे पर लिख दी। कब तक, 200 वर्षों की गुलामी, ऐसे लिख लीजिए, बक्सर के युद्ध के बाद। दोस्त क्या हुआ, बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ, भारतीयों के माथे पर क्या हुआ, भारतीयों के माथे पर 200 वर्षों की गुलामी लिख गई। हुआ क्या, इसमें कहीं न कहीं इन लोगों की कमजोरी भी रही, और अंग्रेजों ने इसमें चालाकी की, लिख गई, ठीक। जब ये लिख गई 200 वर्षों की गुलामी क्यों लिख गई, इसका कारण ये था कि कहीं न कहीं जो अंग्रेजों को परास्त करने वाला था, जो अंग्रेजों को हराने वाला था, ये सब यहाँ पर आकर के तहस नहस हो गए, आपस में, मतलब इनकी भी हार हो गई। इन लोगों के हार जाने के बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, 12 अगस्त 1765 को अवध के नवाब हुआ करते थे सुजाउद्दौला, अवध के नवाब के साथ
नवाब के साथ क्या होती है? इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। अंग्रेजों ने इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों ने की। इनके साथ में इनका बहुत सारा हिस्सा जो है इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र अंग्रेजों ने ले लिया। उसके बाद में 16 अगस्त 1765 को ही इलाहाबाद की सेकंड संधि होती है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके साथ में हो गई? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। किसके साथ में हो रही है? शाह आलम सेकंड के साथ में हुई। बात ये थी कि यहाँ पर इस संधि में कहा गया था कि शाह आलम द्वितीय को पेंशन याफ्ता बना करके रखा जाएगा जब तक ये दिल्ली तब तक नहीं जाएंगे, जब तक मतलब इनका पेंशन इनको दी जाती थी और पेंशन के रूप में ये इलाहाबाद के वहीं पर इलाहाबाद में रहे। इलाहाबाद में इनको कहीं न कहीं एक तरह से बंदी बना करके रखा गया। अंग्रेजों ने इससे बाहर कहीं जाने नहीं दिया। उसके बाद में जब मराठे होते हैं तो मराठों के शासन काल में इनको मुगल साम्राज्य बाद में दिल्ली बैठने को मिलता है। तो हुआ ये इलाहाबाद की दूसरी संधि इनके साथ में हो गई, तो इनके साथ में ये भी कहीं न कहीं बंध गए। बक्सर के युद्ध में मतलब मैंने आपको बता दिया कि 200 वर्षों की गुलामी लिख दी भारतीयों के माथे पर। 12 अगस्त 1765 को पहली संधि हो रही इलाहाबाद की, किसके साथ में? अंग्रेजों ने करी अवध के नवाब के साथ में, शुजाउद्दौला के साथ में। 16 अगस्त 1765 को दूसरी संधि जो हुआ करती थी इलाहाबाद की, वो शाह आलम द्वितीय के साथ में अंग्रेजों ने की। इसके बाद में होता क्या है? इस संधि के बाद में अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने बंगाल में ना द्वैध शासन लागू किया। द्वैध शासन कैसे लागू हुआ? अंग्रेजों ने क्या किया? बंगाल में द्वैध शासन ऐसे लागू किया। सबसे पहले इन लोगों ने 2 प्रकार के सब्जेक्ट बना लिए, मतलब 2 प्रकार के विषयों को इन लोगों ने बनाया। पहले विषय इसमें हुआ करते थे आपके फौजदारी और दूसरे हुआ करते थे दीवानी मामले। एक तरफ तो थे इनके फौजदारी मामले, दूसरी तरफ इनके हुआ करते थे दीवानी मामले। इन दीवानी मामलों में कहीं न कहीं जो राजस्व इससे संबंधित एकत्रण या इससे संबंधित जो हुआ करता था वो हुआ करता था, या पैसे और पावर के संबंधित क्या थे? ये दीवानी मामले हुआ करते थे। पैसे पावर से संबंधित ये क्या हुआ करते थे? खर्च के विषय हुआ करते थे। जैसे इसमें रोड, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, ये सब आता था। इसमें क्या आता था? राजस्व हुआ, टैक्सेशन, जो कर की वसूली हुई, आपका जो इसमें पुलिस हुई, इन सबके जो न्याय हुआ इसी के अंतर्गत आते थे। तो ये जो इनके ये वाले मामले हुआ करते थे, ये वाले अंग्रेजों ने अपने हाथ में रखे, अंग्रेजों के पास हुए। ये वाले विषय जो आपके थे, ये वाले कहीं न कहीं खर्च के विषय थे, तो ये भारतीयों के पास रहे, भारतीयों के पास रहे। बात ये थी कि अंग्रेजों ने इन विषयों को भी अपने हाथ में क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर दोनों ही विषय ले लेते तो कहीं न कहीं अंग्रेजों को एक समस्या आ सकती थी कि विद्रोह फिर से हो जाता। लेकिन विद्रोह इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि कहीं न कहीं अंग्रेजों ने कहा कि देखो ये हैं खर्च के विषय, हम लोग इनको अगर नहीं भी कुछ भी करेंगे तो भी हमें कोई विशेष तौर पर हानि नहीं होने वाली,
लेकिन उनका मेन मोटिव क्या था कि धन को कमाना, पैसे को कमाना, मतलब जो भी था धन, मतलब ज्यादा से ज्यादा धन को कमा रहे थे वो लोग, ऐसा कर रहे थे। तो इन लोगों ने भारतीयों के पास रहने दिया, कहीं ना कहीं ऐसे विद्रोह भी हो सकता था इसलिए। अब होता क्या है, जैसे 1765 में इनकी संधियां होती हैं, संधि होने के बाद में हुआ क्या, इनके जो मामले आते हैं, इन लोगों ने दीवानी मामले अपने पास रख लिए। जैसे ही इनके पास राजस्व इत्यादि की शक्ति आती है, अंग्रेजों के पास में राजस्व की शक्ति आ गई, न्याय की शक्ति आ गई, पुलिस की शक्ति आ गई, पावर आ गया, पैसा आ गया इनके पास में, जैसे ही वैसे ही इन लोगों ने क्या किया, भारत में लूट मचाना स्टार्ट कर दिया। 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक होता क्या है, ईस्वी तक के समय को क्या हम कहते हैं, समय को भारत की लूट कहा गया। भारत की लूट कहा गया। भारत की लूट या धन निकासी, भारत से धन निकाल करके इंग्लैंड की ओर हुआ। इस टाइम पीरियड के बीच में भारत से धन इंग्लैंड की ओर प्रवाहित हुआ या खूब गया, खूब ज्यादा मात्रा में, जितना हुआ हो सका इनसे उतना ये लेकर के धन अपना गए। कैसे, इन लोगों के अंदर कंपनी के कर्मचारियों में व्यक्तिगत व्यापार की मंशा जगी। जब इनके अंदर व्यक्तिगत व्यापार की मंशा जगी तो इन लोगों ने क्या किया, व्यक्तिगत व्यापार मतलब खुद का व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। कहीं ना कहीं इस तरह से कंपनी की राजस्व में कमी आई। क्या हुआ, कंपनी के राजस्व में कमी आई। जब अपना खुद का व्यापार, व्यक्तिगत व्यापार करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी के राजस्व में कमी तो आएगी ही। राजस्व में कमी आई, कंपनी के राजस्व में कमी आ जाती है। कहीं न कहीं किसानों के ऊपर जोर दबाव, प्रेशर और ज्यादा हो गया। तो क्या हुआ, किसानों की जो हालत थी, किसानों की स्थिति और बदतर हो गई। आगे चल करके इसी हालात को लेकर के वर्ष 1773 में होता क्या है आपका, ये चीज आपने देख ली। 1765 से लेकर के 72 के समय को भारत की लूट कहा गया। अंग्रेजों के टाइम पीरियड में इन्होंने क्या किया, भारत से जो जितना भी धन हो सका था ये लोग बाहर, मतलब इंग्लैंड की ओर प्रवाहित करके ले गए। कर्मचारियों के मन में कहीं न कहीं व्यक्तिगत व्यापार की मंशा जगी और कंपनी के राजस्व में घाटा होने लगा, कमी आ गई और कंपनी कर्जे लेने लगी और कहीं न कहीं किसानों के ऊपर जोर दबाव जबरदस्ती होने लगी। और वर्ष 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के साथ में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आएगा। समझे आप? तो वर्ष 1773 में 1773 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर रेगुलेटिंग एक्ट इधर को मात्रा लगेगी, रेगुलेटिंग एक्ट के साथ वारेन हेस्टिंग्स, क्या नाम था भैया इनका, वारेन हेस्टिंग्स
भारत आया, आया ना भारत। क्यों? क्योंकि इसको रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये कंपनी पर कहीं न कहीं नियंत्रण करने के लिए आ रहा है। क्योंकि भारत की लूट इतनी तेजी से हो रही थी, लोगों के, इनके कर्मचारियों के मन में इतना व्यक्तिगत व्यापार की इतनी मंशा आगे बढ़ चुकी थी कि वो स्वयं के बारे में कमाना जानते थे। क्या करते थे, कंपनी के व्यापारी कहते थे अच्छा ठीक वाला माल लाए हो, चलो ठीक है, रात को शाम को 6 बजे मिलो, शाम को 8 बजे मिलो हमारे अड्डे पर। तो वो वहां पर बुला लेते थे उस चीज को, जो अच्छा व्यापार हुआ करता था वो अपने पर्सनल व्यक्तिगत मतलब खाते से, व्यक्तिगत व्यापार से करते थे। लेकिन जो ऐसा नॉर्मल हुआ करता था तो वो कंपनी के साथ में चलता रहता था। धीरे धीरे कंपनी के राजस्व में कमी आती है, किसानों के हालात जो ऐसे थे, मतलब पहले थोड़े ठीक थे जब कंपनी का शासन था, उसके बाद में धीरे धीरे और बिगड़ गए। और इस जो टाइम पीरियड को 1765 से लेकर के 1772 के टाइम पीरियड को क्या कहा गया, भारत की लूट कहा गया। क्योंकि 1772 के बाद में 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है। रेगुलेटिंग एक्ट आने के कारण होता क्या है, कंपनी पर कहीं न कहीं नियंत्रण लगा देगा। और जब कंपनी पर जब नियंत्रण लग जाएगा तो हो जाएगा क्या, कंपनी को कहीं न कहीं ये मतलब सरकार के अंडर में धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगी। तो पहला नियंत्रण आएगा 1773 का, और 1773 के नियंत्रण के द्वारा ही यहीं से हमारे भारतीय संविधान की जो शुरुआत होती है, क्या होगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ क्या होता है, भारतीय संविधान की शुरुआत होती है। भारतीय संविधान की शुरुआत हो जाती है, संविधान की शुरुआत हो जाएगी दोस्तों। तो आज हमने यहां तक देख लिया कि भारतीय संविधान की हम लोगों ने शुरुआत कर दी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आएगा। अब तक गवर्नर नियुक्त होता था, अब आएगा गवर्नर जनरल बनकर के। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये भी नियम होता है, ये भी बात कही जाती है कि कहीं न कहीं जो मद्रास और मुंबई के जो मतलब गवर्नर हुआ करते थे, उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया और उनको कहीं न कहीं उनके अंडर में कर दिया गया। क्योंकि इनके जो कार्य करने की जो क्षमता हुआ करती थी गवर्नर जनरल की ज़्यादा हुआ करती थी उनके नियमों को लागू करने की। तो कल की जो क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, वहां से पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से। और कल से हमारी जो एम लक्ष्मीकांत है वो पॉलिटी की जो किताब है वहां से स्टार्ट करती है, और यहीं से रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के हमारा संविधान जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी कहीं न कहीं। तो फिर हम कल पढ़ेंगे क्या, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद में अभी कुछ समय के बाद में आपकी होगी ज्योग्राफी की क्लास, तो उसको आप एंजॉय कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, उसमें मुझे कहना ना पड़े। और आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।